जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो परिश्रम बैच की इस बेहतरीन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज को, जिसमें हमने अपने लास्ट वीडियो में 2013 के फर्स्ट और सेकंड के फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे। यानी हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप हुए होंगे और ये कंसेप्ट्स आपको अपने अपकमिंग जो एनडीए के एग्जाम में वहां बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाले हैं। आज हम अपना पेपर लेके आए हैं 2014 का फर्स्ट पेपर, जिसके हम सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करते हुए। तो बच्चों शुरुआत करते हैं इस पेपर की। तो हमारे पास पेपर कौन सा है आज? एनडीए फर्स्ट फिजिक्स 2014। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कभी कभी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअल, मतलब मुझे क्या दे रखा है कि स्टेटमेंट 1 दे रखा है, यानी कथन फर्स्ट दे रखा है, स्टेटमेंट 2 दे रखा है और कथन 2 दे रखा है। दोनों को पढ़ लेते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो, ग्रेविटी के बारे में एक बात समझ लीजिए कि जो आपके पास ग्रेविटी है, बेसिकली जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ सरफेस से अर्थ की डेप्थ में जाते हैं, तो उस समय ग्रेविटी डिक्रीज होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट अर्थ सरफेस से जब भी आप ऊपर जाएंगे, यानी एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे, तो आपके जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी कम हो जाती है। क्लियर है? ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो भी आपका जो ग्रेविटी होती है वो डिक्रीज करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सत्य है। क्लियर है? अगला स्टेटमेंट क्या है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर होता है। और ये आर जो है, ये आपके पास सेपरेशन बिटवीन द मास, यानी जिस मास पे ग्रेविटी लग रही है, जिस मास पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, उसके और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है, तो उसका स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है हमारे पास। क्लियर है? लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो आपके पास देखो, जो पहला स्टेटमेंट आपके पास है कि अर्थ आपके पास क्या है कि आप जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो आपका क्या होता है, जी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी ग्रेविटी कम हो जाती है। डेप्थ में जाते हैं तो भी ग्रेविटी कम हो जाती है। और दूसरा आपके पास जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। यहां से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं मिल रही है कि जो पहले को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। यानी दोनों ही कथन क्या है, सत्य है, पर जो दूसरा कथन है वो पहले को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल। यानी इनकी रजिस्टिविटी यानी रो क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या बने हुए, दोनों ही सेम मटेरियल से बने हुए हैं। इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए, यानी लेंथ ऑफ बी जो दे रखा है वो ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए, एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ बी दे रखा है। यानी दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब मुझे क्या निकालना है, आर ए और आर बी, यानी दोनों रेजिस्टेंस का, दोनों प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। क्लियर है? तो मेरे पास आर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन मेरे पास ए होता है, और ए मेरे पास क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब मेरे पास आर ए क्या हो जाएगा, यहां से देखो, आर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो एल ए अपॉन पाई आर ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? आर ए मेरे पास ये हो जाएगा, और जो मेरे पास आर बी हो जाएगा वो मेरे पास होगा रो एल बी अपॉन
पाई आर बी का स्क्वायर। अब देखो जरा, इस वाले के लिए हमें लेंथ दे रखी है ट्वाइस ऑफ एल ए, यानी यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं कि आर बी इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन 2। क्लियर है? यानी मैं क्या लिख सकता हूं इसे, रो एल बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ट्वाइस ऑफ एल ए दे रखी है। क्लियर है? और जो आपके पास नीचे पाई आर बी स्क्वायर का मतलब है आर ए ओवर 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए जरा इसको, अब मुझे क्या निकालना, आर ए ओवर आर बी निकालना है। तो आर ए ओवर जब मैं आर बी निकालूंगा तो देखो ऊपर आ जाएगा रो एल ए ओवर पाई आर ए का स्क्वायर। क्लियर है? और इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो ये मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस रो एल ए ओवर, देखो जरा ये 2 है, 2 2 जार 4 हो जाएगा, तो ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास आर ए का स्क्वायर। यानी ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास 1/4 2 जार 8, दैट इज 1:8 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रियल इमेज को लेकर यानी वास्तविक प्रतिबिंब को लेकर दो हमें कथन दे रखे हैं। पहला क्या रखा है, कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल सही बात है। जो बेटा आपके पास रियल इमेज होती है, ये जो लाइट रेज होती है उनको एक्चुअली मीट करके बनती है। ठीक है, लाइट रेज एक्चुअली मीट देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। दूसरा, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। क्लियर है? जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। क्लियर है? अगर मैं वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब की बात करूं, वर्चुअल इमेज की बात करूं, तो वर्चुअल इमेज के केस में लाइट रेज डज नॉट मीट एक्चुअली, यानी एक्चुअली वो वास्तविक में मिलती नहीं है, हमें मिलानी पड़ती है। ठीक है? और जो हमारे पास इमेज बनती है कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, यानी पर्दे पर नहीं बनती है। ठीक है? दूसरा, जो आपके पास इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, और वी से दैट इस इरेक्ट को आप अपराइट भी कह सकते हो। ठीक है? इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इस तरीके से, और अपराइट यानी इरेक्ट का मतलब है ऐसे, इस तरीके से। क्लियर है? तो रियल इमेज के बारे में पूछा हुआ है, तो कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, बिल्कुल सही बात है, स्क्रीन पर फॉर्म हो सकती है रियल इमेज। इज ऑलवेज मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड। अब देखो जब रियल इमेज बनती है ना तो वो मैग्निफाइड और इन लार्ज भी बन सकती है, एज वेल एज डिमिनिश्ड भी बन सकती है। ठीक है? आप देखोगे जरा, अगर आप कॉन्वेक्स, अगर आप मिरर का केस देखोगे, कॉनकेव मिरर का केस देखोगे जिसमें आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, या आप कॉन्वेक्स लेंस का केस देखोगे जिसमें आपके रियल और इन्वर्टेड बनती है, तो वहां पर आप इमेज फॉर्मेशन में देखोगे कि इमेज इनलार्ज भी बनती है, डिमिनिश्ड भी बनती है। आप कॉनकेव का पहला ही केस देख लो, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का पहला ही केस देख लो, उसमें आपके पॉइंट साइज इमेज बनती है पर रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है? और आप अपना कॉन्वेक्स लेंस का पहला केस देख लो, उसमें भी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, पॉइंट साइज बनती है। तो इसका मतलब है कि ऑलवेज मैग्निफाइड नहीं बनती है, इन्वर्टेड तो बनती है रियल इमेज, बट ऑलवेज मैग्निफाइड नहीं कह सकते, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब है सिर्फ पहला स्टेटमेंट यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी लघु पथन के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के साथ क्या होता है। देखो क्या क्या होता है, यानी रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, काफी घट जाती है, डज नॉट चेंज, कभी बदलती नहीं है, इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली यानी तात्कालिक बढ़ती है, ठीक है, या वेरीज कंटिन्यूअसली। देखो बेटा पहले शॉर्ट सर्किट को समझ लेते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग होती कब है? शॉर्ट सर्किटिंग तब होती है जब लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थिंग वायर। ठीक है? जब लाइव वायर अर्थिंग वायर के कांटेक्ट में आ जाता है तो आपकी शॉर्ट सर्किटिंग होती है। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है
तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है इट बिकम्स वेरी स्मॉल, इट बिकम्स वेरी स्मॉल। अब अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जा रहा है तो इसका मतलब है करंट बढ़ जाएगी, और करंट अचानक से बढ़ जाएगी, या हम कह सकते हैं कि तात्कालिक बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि करंट जो है सर्किट में, वी कैन से कि सडनली और इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी आपका पास करेक्ट ऑप्शन होगा। जब शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो सर्किट में जो करंट है वो आपके पास इंक्रीज कर जाएगी इंस्टेंटेनियसली या सडनली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, वॉन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर, देखो पहले वॉन डी ग्राफ जनरेटर क्या है। वॉन डी ग्राफ जो जनरेटर है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, यांत्रिक आपका यंत्र, मैकेनिकल डिवाइस है जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर हमेशा वेरी हाई वोल्टेज डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फॉर लो करंट। क्लियर है? यानी आपके पास जो वन डी ग्राफ जनरेटर है, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, और ये आपके क्या करता है, वेरी हाई वोल्टेज डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपकी लो करंट पे। क्लियर है? तो इसका मतलब है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जो ये करंट आपका वोल्टेज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो क्या करता है आपके पास, डी ऑप्शन है, जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जनरेट करता है। क्लियर है? आगे पूछ रहा है द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज। अब देखो आपके पास जो मैटर होता है वो आपके पास 5 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। पहला आपके पास क्या है, जो कि आपने पढ़ा होगा, सॉलिड। सेकंड आपने पढ़ा होगा लिक्विड। थर्ड आपने पढ़ा होगा गैस और वेपर कह सकते हैं। फोर्थ आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा, और जो फिफ्थ आपके पास होता है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि कैसे इसकी जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं इन स्टेट्स ऑफ मैटर के, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है। क्लियर है? जैसे कि आप देखो कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो होती है वो बहुत कम होती है, उससे थोड़ी ज्यादा लिक्विड्स में होती है और सबसे ज्यादा गैसेस में होती है। प्लाज्मा क्या होता है आपके पास, प्लाज्मा कंटेन्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। दूसरा, टेम्परेचर बहुत हाई होता है इसका। ये बेसिकली आप देखोगे कि सन में प्रेजेंट होता है आपका प्लाज्मा, इसका टेम्परेचर आपके पास बहुत हाई होता है। बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है ये आपके पास सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इसमें, जिसको क्या किया जाता है, विच आर कूल्ड टू एब्सोल्यूट जीरो, जो एब्सोल्यूट जीरो तक कूल किए जाते हैं। क्लियर है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो आपकी सबसे नई डिस्कवर्ड क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और इनके बारे में मैंने आपको डिफरेंटली बता दिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे पास। देखो, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज।
क्या कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो बेटा, जो बर्नौलीज थ्योरम है ना, बर्नौलीज थ्योरम है बेसिकली आपके पास, इसमें आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट होती है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप कहेंगे कि सर क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में आता है आपके पास कि जो फ्लूइड होता है उसकी प्रेशर एनर्जी प्लस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर है? ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इसमें जो P मेरे पास है ये आपके पास प्रेशर एनर्जी है, ये जो रो GH है ये पोटेंशियल एनर्जी है, या हाफ रो V स्क्वायर जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये कांस्टेंट रहती है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि बर्नौलीज थ्योरम जो है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट x टाइम t ग्राफ गिवन अबव अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ, यानी आपके पास जो ग्राफ ऊपर दिया गया है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है किसी भी वेव के लिए। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन वैक्यूम। भाई अगर सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन वैक्यूम होता और उसके ये वाइब्रेशंस को दिखाया जाता तो कभी भी डैम्पिंग नहीं होती, क्योंकि वैक्यूम में आपका मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है, पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो वेव में डैम्पिंग कहां होगी? ये आपको दिख रहा है कि देखो आपकी जो वेव है वो डैम्प कर रही है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, इस वेव का, इस वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, टी का समय बढ़ रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, यानी डैम्पिंग हो रही है, हरास हो रहा है किसका? एम्पलीट्यूड का, आवेग का। ठीक है, तो हमारे पास देखो कि जब ऐसा हो रहा है तो वैक्यूम वाला केस तो नहीं होगा। सिंपल पेंडुलम इमर्ज्ड इन वाटर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्या है कि जब आपका पेंडुलम को ऑसिलेट करने के लिए वाटर में डाला जाएगा तो धीरे धीरे उसके ऑसिलेशंस कम होते रहेंगे। ऑसिलेशंस कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके वाटर जो है उसकी डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसका मतलब है, या वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे उसके वाइब्रेशंस कम होने लगेंगे, यानी डैम्पिंग होने लगेगी। तो ये जो हमारे पास जो हमें ऑसिलेशंस दिखाई दे रहे हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस है हमारे पास। क्लियर है? सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन आउटर स्पेस, भाई आउटर स्पेस में भी आपके पास क्या है? वैक्यूम ही तो होता है, तो वैक्यूम में वहां पर भी डैम्पिंग नहीं होगी। जैसा आप ऑसिलेशन आपने स्टार्ट किया था वही ऑसिलेशन बना रहेगा। पॉइंट मास मूविंग इन एयर, अब देखो पॉइंट मास जब एयर में मूव करता है तो इसका मतलब है उस पर फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, तो ऐसी डैम्पिंग उसमें भी नहीं दिखाई देगी। सिर्फ किसमें दिखाई देगी? आपके व्हेन सिंपल पेंडुलम इज इमर्ज्ड इन वाटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास दे रखा है कि द करंट आई वोल्टेज V प्लॉट ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज गिवन अबव। आपको IV ग्राफ दे रखा है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। IV ग्राफ मतलब करंट वोल्टेज ग्राफ दे रखा है। अब आप देखो एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन इसका मतलब ये ओम्स लॉ का फॉलो कर रहा है, यानी ये ओमिक रजिस्टर है। क्या ये ओमिक रजिस्टर को डिफाइन कर रहा है, यानी ओमिक रजिस्टर मतलब ओम के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V और I के बीच में कैसा ग्राफ बनना चाहिए? एक लीनियर ग्राफ बनना चाहिए, और लीनियर ग्राफ ही बन रहा है। आप V को बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा, तो ये कैसा है? ओमिक रजिस्टर को डिफाइन कर रहा है, यानी ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आप सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से थोड़ी कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। क्लियर है? यानी इसकी जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की, वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच लाई करती है। अब आपके जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ग्लास हो गया, आपके पास वुड हो गया। ठीक है, आपके सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस लो टेम्परेचर पर 0 होता है। क्या कहा मैंने? एट लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। सुपर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब है कि इन सब्सटेंसेस की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। क्लियर है? क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी, चालकता क्या होती है? आपका जो प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम होता है।
क्लियर है? इसे कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है और 1/r लिखा जाता है। अब r को अगर 0 रखेंगे तो g इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अगर टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाए तो उनका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। अगर आपके पास नॉन ओमिक रजिस्टर हो, मान लो आपको नॉन ओमिक रजिस्टर बोले गए हो। नॉन ओमिक रजिस्टर्स क्या होते हैं? नॉन ओमिक रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यानी अगर मैं उनका आईवी ग्राफ बनाऊं ना बेटा, ये आई ले लेता हूं और वी ग्राफ बना लूं तो उनका आईवी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। क्लियर है? ये नॉन ओमिक रजिस्टर्स का ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि आप देखोगे जब जाड़ों के दिनों में अधिकतर ये कहां होता है? जहां बहुत सर्दी होती है, यानी बर्फ पड़ती है। ठीक हो गया? जैसे हिल स्टेशन बहुत सारे, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया। अगर मान लो कि पानी का कोई पॉन्ड बना हुआ है तो उस पानी का पॉन्ड क्या हो जाता है कि ऊपर से वो जम जाता है, फ्रीजिंग हो जाती है उसमें। लेकिन ये कह रहा है करके कि उस सरफेस के नीचे, उस वाटर सरफेस के नीचे जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होता है? देखो वो टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कैसे? ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से है। किसकी वजह से? एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। उसमें क्या होता है कि देखो आपके पास कि जैसे ही आपके ऊपर की सतह का टेम्परेचर गिरने लगता है, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो नीचे जो आपका पानी होता है वो क्या आ जाएगा? वो इसके कंपैरिजन में आपका ऊपर आ जाता है। ठीक है, वो पानी क्या आ जाता है? वो ऊपर आ जाता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और ये 4 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर हुआ था वो नीचे आ जाता है। और ऊपर अब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर गिरने लग गया है तो ऊपर की लेयर क्या हो गई? फ्रीज हो गई और नीचे का पानी कैसा हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी को यूज करते हुए आप देखोगे जो आपके पास मेरीन, आपके पास जो आपकी वाटर लाइफ होती है, यानी ओशंस में, बहुत सारे पॉन्ड्स में जो मछलियां हैं, ये एक्वाटिक लाइफ जो चल रही है, ठीक है, वो इसी के बेसिस पर, देखो अगर वो 4 डिग्री सेल्सियस ना हो टेम्परेचर, वो भी फ्रीज कर जाए तो आपकी मछलियां मरने लगेंगी, या जो भी एक्वाटिक लाइफ नीचे चल रही है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो इसी के बेसिस पर वो होता है। तो आपके पास क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब यह इफ स्पीड ऑफ लाइट in air is 3 into 10⁻8 meter per second and the speed of light in glass if the refractive index is 1.5। हमें क्या निकालना है? हमें स्पीड ऑफ लाइट क्या दे रखी है? इन एयर दे रखी है, जो हमारे पास क्या होती है? 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालनी है कि ये रे ऑफ लाइट कहां जा रही है? ये ग्लास में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है। अब मुझे पता है करके कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू, देखो हमारे पास क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू C/V होता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? Vg इज इक्वल्स टू हमारे पास C/μ आ जाएगा। C कितना दे रखा है? 3 गुणा 10⁸8 अपॉन मेरे पास कितना दे रखा है? म्यू दे रखा है 1.5। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा? 2 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम होती है वो होती है 3 गुणा 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होती है वो होती है 2.25 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होती है वो होती है 2 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैंने आपको ये बताया था। और जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है वो आपके पास होता है 4/3 यानी 1.33 होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसा ही विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 होता है। क्लियर है आपके पास? तो अगर आप ये याद रखेंगे तो डायरेक्टली आंसर को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वाइल लुकिंग एट एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, one half of the lens is covered with a black paper, which one of the following will happen to the image? ठीक हो गया? या half of the image will be visible, intensity of the image will be diminished, या image will be inverted now and one can see the image of smaller size। देखिए जब भी क्या होता है कि मान लो मेरे पास क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ठीक है, और आपकी ऑब्जेक्ट इधर रखी हुई है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को क्या कर दिया, हाफ पार्ट को क्या कर दिया, कवर कर दिया। इट इज कवर्ड विथ सम ब्लैक पेपर और सम क्लोथ। ठीक है, इसे कवर कर दिया है तो होगा क्या, जो आपकी रे ऑफ लाइट आएगी देखो इस तरीके से आएगी और इस तरीके से आपके F2 से पास होकर जाएगी। क्लियर है? यानी आपकी इमेज तो बन रही है, इमेज बनने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो नीचे से रे ऑफ लाइट आनी थी वो नहीं आ रही है। इसका मतलब है इस इमेज की जो इंटेंसिटी है
इंटेंसिटी और वी कैन से ब्राइटनेस, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो वीक हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज या उसकी जो आपके पास इमेज बन रही है उसकी जो ब्राइटनेस है वो डिमिनिश कर जाएगी, यानी वो घट जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश्ड, यानी जब भी कोई लेंस आप सामने रखोगे, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उससे जो भी इमेज बन रही है वो इमेज तो पूरी की पूरी बनेगी लेकिन आपको थोड़ी सी ब्लर्ड दिखाई देगी, यानी बहुत प्रॉपर उसकी ब्राइटनेस नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो लाइट रेस क्या है इस वाले हाफ पार्ट से भी जानी चाहिए थी यहां पर मीट करने के लिए, वो नहीं जा रही है। इमेज तो बन रही है लेकिन कैसी बन रही है आपकी, उतनी ब्राइटनेस के साथ नहीं बन रही है जितना अनकवर्ड वे में बन सकती थी। क्लियर है। अगला ऑप्शन हमारे पास देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, अ बलून फिल्ड अप विद गैस वुड ओनली गो अप इन द एयर इफ इट इज फिल्ड विद अप। अच्छा, अगर क्या कह रहे हैं कि एक बलून हमारे पास है और इसको हमने क्या कर दिया है, एक हवा से भर दिया है, ठीक है, तो इसमें हम कैसी गैस को भरें जिससे कि यह क्या करें, ऊपर चले जाए। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। देखो इसमें क्या भरेंगे हम, कि ऐसी गैस भरेंगे, ऐसी गैस भरेंगे जिसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लोअर देन एयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लोअर देन एयर। अगर इसके अंदर हल्की गैस भरी जाएगी यानी जिसकी डेंसिटी कम होगी एयर के कंपैरिजन में, तो यह हवा में ऊपर को जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन द एयर, वो क्या करेगी, इसमें फिल करेंगे तो ही क्या करेगा, ये ऊपर को जाएगा। क्लियर है। अगला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, प्लैनेट ए हैज डबल द रेडियस दैट ऑफ प्लैनेट बी। नोट कर लेते हैं कि प्लैनेट ए की जो रेडियस है वो डबल द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी है। क्लियर है। इफ द मास ऑफ द प्लैनेट ए, मास ऑफ प्लैनेट ए क्या दे रखा है, मास ऑफ प्लैनेट ए जो दे रखा है वो 4 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ प्लैनेट बी, यानी 4 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ प्लैनेट बी दे रखा है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। अच्छा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सा किसका, देखो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा होगा भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से मेजर किया जाता है, यानी फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, यही होता है। अब देखो बॉडी जो है वो तो चेंज नहीं हो रही है, यानी ये m तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या हो रहा है, प्लैनेट चेंज हो रहा है। देखो प्लैनेट ऑफ मास और उसकी रेडियस चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है जो FA आ जाएगा वो मेरे पास क्या होगा, FA आ जाएगा मेरे पास कैपिटल G कैपिटल M A स्मॉल m ओवर R A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा FB आ जाएगा, उसे लिखूंगा कैपिटल G कैपिटल MB स्मॉल m ओवर RB का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखो जरा इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, FA को देख लेते हैं जरा। हमारे पास FA में हमारे पास चेंज करने को कह रखा है, FA इज इक्वल्स टू कैपिटल G, MA क्या दे रखा है, देखो 4 टाइम्स ऑफ MB दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ MB दे रखा है। क्लियर है। और स्मॉल m तो यही रहेगा, और RA क्या दे रखा है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ RB, RA दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ RB। ठीक है, इसका स्क्वायर दे रखा है। अब मैं इसे अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा, देखो ये 2 2 4 हो जाएगा और ये 4 इससे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा G कैपिटल M B स्मॉल m ओवर RA RB स्क्वायर हो जाएगा। देख लो जरा, ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, FB के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों पर क्या आ रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो दोनों पर सेम लग रहा है। अब दोनों पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लग रहा है इसका मतलब दोनों का मास दोनों अलग अलग प्लैनेट पे सेम होगा मेरे पास, यानी सेम ऑन बोथ द प्लैनेट्स हो जाएगा उन दोनों का वेट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स। अच्छा, इनमें से साउंड वेव्स किसके सिमिलर है, देखो क्या लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर के इक्वल है, जनरेटेड इन अ स्ट्रेच्ड वायर बाय हिटिंग अ प्लकिंग द वायर है, या जनरेटेड इन अ पाइप फिल्ड विथ एयर बाय मूविंग द पिस्टन अटैच्ड टू द पाइप अप एंड डाउन है, या जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन टावर्स है। अब देखो एक बात जरा ध्यान रख लेते हैं कि जो साउंड वेव्स होती है उसका जो नेचर होता है आपके पास वो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, इनका जो वाइब्रेशन होता है वो कैसा होता है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो होता है।
यानी कह सकते हैं कि पैरेलल टू प्रोपगेशन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव होता है। यानी बेसिकली इनमें आपके कंप्रेशन और रेरफेक्शन होता है। क्लियर है? और ऐसा किसमें होता है? कंप्रेशन और रेरफेक्शन किसमें होता है? ये आपके पास होता है एयर में। इसका मतलब है जो एयर में भी आपके पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही होगी मॉलिक्यूल्स की वजह से, वो आपके पास एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होगी। अब आप देखोगे जो लेजर लाइट है वो आपके पास कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है नेचर में? ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि साउंड वेव तो कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगला हमारे पास क्या है? जनरेटेड इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बाय हिटिंग एंड प्लकिंग द वायर। अब जो इस केस में है, इस केस में आपको कंप्रेशन और रेरफेक्शन नहीं मिलते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। जो लास्ट ऑप्शन है जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन टावर्स। अब मोबाइल फोन जो टावर्स आपके पास जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, और अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। अब देखो सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जनरेटेड इन पाइप फिल्ड विथ एयर बाय मूविंग द पिस्टन अटैच्ड टू द पाइप अप एंड डाउन। बिल्कुल, देखो जो आपके पास पाइप होगा उसमें अगर आपकी एयर फिल्ड है और आप पिस्टन से उसे अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो यानी आप उस एयर में रेरफेक्शन और कंप्रेशन जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली वहां पर आप एक ऐसी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, जो कि क्या आपके पास साउंड वेव है। इसका मतलब है कि आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपके पास यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि साउंड वेव की तरह ही होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। नोट कर लेते हैं, साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 किलोहर्ट्ज है। इसे एसआई सिस्टम में अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। एंड अ वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितना दे रखा है? 35 सेंटीमीटर दे रखा है। इसे भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर देते, यह आ जाएगा 0.35 मीटर आ जाएगा। इफ ऑब्जर्वर इज 1.4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, सोर्स से जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां से जो ऑब्जर्वर है 1.4 किलोमीटर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, यानी आपके पास सीधा सीधा आप कह सकते हो कि 1400 मीटर पर प्रेजेंट है। आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल कुड द ऑब्जर्वर हियर द साउंड। यानी बेसिकली आप मान के चलो कि यहां पर अगर आपके पास साउंड यहां से निकल रही है, साउंड का सोर्स है प्रोड्यूस करने का, और ऑब्जर्वर कहीं यहां खड़ा है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक है, और यहां से आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो आपको दे रखा है 1400 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कितना समय ले रही है इस ऑब्जर्वर तक पूछने में, ऐसा पूछ रहा है, यानी टी निकालना है। बेसिकली हमें देखो डिस्टेंस पता है, टी निकालना है। तो अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाए साउंड की मुझे वेलोसिटी मिल जाए, तो हम बेसिकली हम फॉर्मूला लगा के कि हमारे पास टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लगाकर टाइम निकाल सकते हैं सीधे सीधे। बेसिक है क्वेश्चन है हमारे पास। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए एक फॉर्मूला होता है कि ये फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 2000 दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय 0.35। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 70, और 3 जीरो और है, और डेसिमल की 2 प्लेसेस है, तो यहां लग जाएगा। इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। अब मैं फॉर्मूला यूज कर दूंगे तो टाइम कितना लग रहा होगा ऑब्जर्वर तक पहुंचने में? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1400 मीटर दे रखा है। क्लियर है? अपॉन हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई है साउंड की? 700 आ गई है। 0 से 0 कैंसिल, और 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यानी t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड हमारे पास आ गया है। यानी ऑब्जर्वर से इस साउंड को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगेंगे, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स
बैट्स यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल्स इन द फ्लाइंग पाथ। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले 3 पेपर में ये क्वेश्चन सेम आता जा रहा है, यानी 2013 के सेकंड पेपर में, 2013 के फर्स्ट पेपर में और 2012 के सेकंड पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बैट्स जो आपके पास है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। किस लिए प्रोड्यूस करते हैं? जैसे उनके रास्ते में अगर कोई उनका प्रे आ जाए या ऑब्स्टिकल कोई रास्ते में आ जाए तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज करते हैं और वो अल्ट्रासोनिक वेव उस ऑब्स्टिकल से या स्प्रे से टकराकर वापस आती है, जिससे उसे सेंसेशंस मिलते हैं कि वो ऑब्स्टिकल कितना दूरी पर है, ठीक है, या वो प्रे कितनी डिस्टेंस पर है। क्लियर है? और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है। यानी जो आपके पास ऑडेबल फ्रीक्वेंसी होती है, ऑडेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडेबल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो जो मैक्सिमम रेंज होती है ऑडेबल फ्रीक्वेंसी की, इससे ज्यादा जो वेव्स होती है वो आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो बैट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? अगला मेरे पास क्वेश्चन है, अ फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू, यानी जो फ्यूज है उसका इस्तेमाल सर्किट में क्यों किया जा रहा है? ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बिल्कुल सही है भाई, यही तो काम करता है फ्यूज, कि जब एक्सेसिव करंट आती है सर्किट में तो क्या कर देता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है, ताकि जो करंट है वो हाउस होल्ड यानी घर में ना आ सके, यानी जो घर का सर्किट है वहां ना आ सके। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जो फ्यूज है उसका जो वायर होता है, अगर आप देखोगे तो इससे पहले इससे क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, वो बहुत लो होता है, हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कैन बी फाउंड इन। अब देखो, हमने पढ़ा हुआ है एटॉमिक मॉडल में कि जो मोस्ट ऑफ द मास यानी टोटल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल चेंज। अच्छा, आइसोथर्मल चेंज में आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू हमारे पास एनआरटी होती है। टी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगी इक्वेशन। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकता हूं। क्लियर है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकता हूं। अब ये क्या बोल रहा है? द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल चेंज इज इंक्रीज्ड बाय 10%। यानी क्या कर रहा है कि एक गैस जो है जिसका आइसोथर्मल चेंज आ रहा है, जिसके प्रेशर में, वो प्रेशर जो है 10% से बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम के गैस में कितना डिक्रीज होगा? भाई ये प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो कितना डिक्रीज आ रहा है? परसेंटेज चेंज बताना है हमें। अच्छा, लेट कर लेते हैं कि जो P1 है वो इज इक्वल्स टू P है और जो V1 है इज इक्वल्स टू V है। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास जो हमारे पास P2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नया P2 P प्लस 10% ऑफ P हो जाएगा, क्योंकि यही तो कह रहा है कि इंक्रीज कितना हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है प्रेशर में। तो P2 हमारे पास P प्लस 10% ऑफ P हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? हमारे पास P प्लस 10 इंटू P ओवर 100 हो जाएगा। इससे 100 से एक टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11P अपॉन 10 आ जाएगा। क्लियर है? ये मेरे पास P2 आ गया है। इस इक्वेशन में रख देंगे। P1 क्या है? मेरे पास P है। V1 क्या है? मेरे पास V है। इज इक्वल्स टू P2 क्या आ गया है? 11P ओवर 10 आ गया है, इंटू V2 आ गया है। क्लियर है? यहां से P से P कैंसिल हो गया और मैं V को लिख सकता हूं यहां से। देखो मेरे पास V मेरे पास क्या आ गया यहां से? 1.1 V2। इसका मतलब है V2 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 1.1 अपॉन या V अपॉन 1.1। क्या आ गया मेरे पास? V अपॉन 1.1। यानी इसे क्या लिख सकता हूं मैं? इसे लिख सकता हूं 10V अपॉन 11 लिख सकता हूं, यानी V2 10V अपॉन 11 आ गया। अगर मैं डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालूं तो क्या आ जाएगा? V1 माइनस V2। V1 क्या है हमारे पास? V माइनस V2 क्या है? 10V अपॉन 11 अभी अभी निकला है। यह आ जाएगा मेरे पास, देखो 11, यह आ जाएगा V अपॉन 11 आ जाएगा। अब अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है
परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकलेगा? वो निकलता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी मेरे पास ये परसेंटेज जो चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है? v अपॉन 11 आ रहा है, और ये मेरे पास v है मल्टीप्लाइड बाय 100, v से v कैंसिल, यानी ये 100 अपॉन 11 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 9.09%। इसका मतलब है इट कैन बी रिटन इक्विवेलेंट टू 9%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस ए कॉइन अपवर्ड्स व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट इंप्लाइज दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। देखो, जब क्या होता है आपके पास कि आपकी ट्रेन जो है मोशन में है, तो हम अगर ट्रेन में बैठे हुए तो हम भी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी जिस वेलोसिटी से ट्रेन आगे जा रही है उसी वेलोसिटी से हम भी आगे जाते हैं। अगर हम कॉइन या बॉल ऊपर उछालते हैं, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे चल रही है, यानी एक ही वेलोसिटी से आगे चल रही है, तो जो कॉइन हमने ऊपर फेंका है वो भी, चाहे ट्रेन आगे चली गई है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, हमारे हाथ में ही आएगा। लेकिन अगर ट्रेन एक्सेलरेट करने लग जाए अचानक से, तो जो कॉइन होगा वो पीछे गिरेगा। क्लियर है? तो सिर्फ एक स्थिति है जब कॉइन पीछे गिरेगा हमारे, जब ट्रेन एक्सेलरेट करने लग जाएगी अचानक से। क्लियर है? अगर यूनिफॉर्म मोशन करेगी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी आगे, तो अगर कॉइन हो चाहे बॉल हो, उसे ऊपर उछाले तो हमारे हाथ में ही आएगा। क्लियर है? तो ऐसा किस केस में होगा? जब पीछे चले जाएगी तो मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्लियर है? इनमें से कोई और नहीं होगा, ना ही यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं होगा कि जब पीछे जाएगा, ठीक हो गया, रिटार्डेशन में भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या कह रहा है। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स द लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज बाय द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन। अब ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज बाय किस प्रोसेस से? आपके रिफ्रैक्शन से, क्योंकि लेंसेज में होता ही क्या है? रिफ्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स आर इन क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया? यानी आपको देखो जरा कि हम लिखते हैं 1 मीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूं, देखो मीटर क्या होता है? 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 10⁻² सेंटीमीटर की पावर क्यूब है, तो कितना इक्वल हो जाएगा? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10⁻6 इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारे पास कि अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट विद अ बैटरी एंड द रेजिस्टेंस, करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट, if the polarity of the battery is reversed the current drops to zero, the device may be। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक सेमी कंडक्टिंग डिवाइस को एक सर्किट में कनेक्ट किया गया है सीरीज में, क्लियर है, बैटरी के साथ, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी है। अब क्या हो रही है कि करंट फ्लो हो रही है, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी चेंज करी तो क्या हो गया? करंट जीरो हो गई। ऐसा किस डिवाइस में होता है? पहली बात आप एक बात समझ लो, जो सेमी कंडक्टर है, अभी मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई है, सेमीकंडक्टर जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी आपके जो इंसुलेटर है उनसे ज्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है। क्लियर हो गया आपके पास? ठीक है, वो सेमीकंडक्टर्स आपके पास होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या है? सेमीकंडक्टर्स है। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें जो करंट फ्लो होती है, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इसमें होल्स होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिनमें कोई डोपिंग नहीं होती है, नो डोपिंग इज डन इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब आप कहोगे डोपिंग क्या होती है सर? देखो डोपिंग में क्या किया जाता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंप्योरिटी डाली जाती है, कोई इंप्योरिटी डाली जाती है जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं डाली जाती, यानी उनमें कोई डोपिंग नहीं होती है। अब आपका पीएन जंक्शन क्या होता है? देखो पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन जो बनता है आपके पास, जंक्शन कहते हैं जैसे दो शहर मिलकर एक जंक्शन बनाते हैं,
ठीक है, आप जैसे रेलवे स्टेशन का नाम आपने सुना होगा कि जंक्शन पड़ा हुआ होता है, तो दो शहर मिलकर बनता है वो जंक्शन। क्लियर है? ऐसे ही यहां पर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, उनको मिलाकर एक जंक्शन बनाया जाता है जिसे पीएन जंक्शन कहा जाता है। अब पीएन जंक्शन की खासियत देखो क्या है, जब पीएस जंक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है तो करंट सर्किट में फ्लो होती है, करंट सर्किट में प्रेजेंट होती है, फ्लो करती है। लेकिन अगर रिवर्स बाइसिंग की जाए, अगर रिवर्स बाइसिंग कर दी जाए तो देयर विल बी नो करंट सीन इन दी सर्किट। अब रिवर्स बाइसिंग कैसे चेंज करते हैं, रिवर्स बाइसिंग कैसे करते हैं, पोलैरिटी ऑफ बैटरी को चेंज कर, पोलैरिटी ऑफ बैटरी चेंज की जाती है, जो कि इस केस में हो रहा है। इसका मतलब है कि वो डिवाइस कौन सा है, पीएन जंक्शन है, जिसकी पोलैरिटी को अगर हम चेंज कर दें किसके साथ, बैटरी के साथ, तो क्या होने लगेगी, जो करंट अभी तक फ्लो हो रही थी सर्किट में वो जीरो हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि पीएन जंक्शन यानी जब कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, तो फॉरवर्ड बायस के केस में ही सर्किट में करंट फ्लो होगी, रिवर्स बायस के केस में करंट जीरो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ डिस्टेंस एस कवर्ड बाय मूविंग कार इज रेक्टिलीनियर। रेक्टिलीनियर का क्या मतलब होता है, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक हो गया, यानी लीनियर मोशन जिसे बोलते हैं। क्लियर है, जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उसे रेक्टिलीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ v एंड टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू vt, देन कार अंडरगोस, अच्छा हमें क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है किसी एक ऑब्जेक्ट का जो आपका क्या कर रहा है, रेक्टिलीनियर मोशन कर रहा है, s इज इक्वल्स टू vt। तो ये कैसा मोशन हमारे पास होगा ये पूछ रहा है। अगर आप देखोगे इसमें तो s इज इक्वल्स टू vt है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, s इज इक्वल्स टू ये वेलोसिटी जो इसे ds ओवर dt लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसे मैं लिख सकता हूं ds ओवर s इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसे, s ओवर ds, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, इसे लिख सकता हूं s ओवर ds इज इक्वल्स टू t ओवर dt, या मैं इसे लिख सकता हूं कि 1 अपॉन s ds इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t dt। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ln s इज इक्वल्स टू ln t, और s इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है t प्लस c। और अगर मैं यहां पर वेलोसिटी निकालूं तो ये निकलेगा ds ओवर dt, जो कि आ जाएगा मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्लियर है, इसका मतलब कैसी वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इस केस में। क्लियर है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंप्लाइज ए प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। देखो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, कोई मान लो आपके पास कॉपर की कॉइल है इस तरीके की, इस कॉपर की कॉइल के अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वी कैन से कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस फिनोमिना में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इन अ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, नहीं बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस होता है। करंट इन अ कॉइल व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है अभी यहाँ पर। करंट इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, बिल्कुल सही है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है कॉइल का, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के साथ साथ हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है आपके सर्किट में। तो ये था आपका पास इसका लास्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, अपने नए पेपर को लेकर आएंगे। ये आपके पास 2014 का फर्स्ट पेपर था, इसके बाद हम सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे, और इसी के बाद फर्दर ऑन हम अपने
2023 यानी 2023 तक जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करते हुए। आपका काम है इनको बार बार रिवाइज करिए सो दैट आपके नए नए कंसेप्ट, आप देख रहे होंगे कि हर बार नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे जैसे हम डिफरेंट ईयर्स के पेपर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ये अगर आप डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके इतने कंसेप्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं जो आपके थ्योरी पढ़ने से भी नहीं होने वाले हैं। इतने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो नए नए क्वेश्चंस कर रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एनडीए के एग्जाम में आता है तो उसके गलत होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। और इतने पेपर लगाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना फंसे। क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल डिट्टो यही लगने वाला है। तो टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।